स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। वर्तमान में बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है, सिविल जज की, एलएलबी की, एलएलएम की और साथ ही साथ विभिन्न स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां भी निकल रही हैं, जिसके अंदर भारत का संविधान जो है वो एक मुख्य विषय के रूप में है। और भारत के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों के ऊपर भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी जनरल नॉलेज के पेपर में भी भारत का संविधान जो है वो उसके से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो भारत के संविधान के अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, से संबंधित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के संविधान निर्माता जो थे वो राष्ट्र की एकता के प्रति अत्यंत जागरूक थे। यही कारण है कि उन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अलग से उपबंध किया। वे जानते थे कि अल्पसंख्यक वर्ग को यदि उनके सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया गया तो वे राष्ट्र के लिए काफ़ी विस्फोटक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ भारत में अल्पसंख्यकों ने क्योंकि अपने को बहुसंख्यकों के हाथों में सुब्रत कर दिया है, इसलिए उसके प्रति अन्याय होगा कि उन्हें अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने से वंचित किया जाए। देखिए, देश का जब संविधान बन रहा था तो देश के संविधान के समय ही ये तय कर दिया गया था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बहुसंख्यकों के तरह कुछ अधिकार दिए जाएं। चूँकि अल्पसंख्यक जो हैं उन्होंने बहुसंख्यकों के हाथ में अपने आप को सौंप दिया था, तो यहाँ उनको कुछ अधिकार देना बहुत ही आवश्यक हो गया था। और वो अधिकार क्या थे? उनकी अपनी संस्कृति को, उनकी भाषा को बचा के रखने का अधिकार, उनको अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सारे जो भाषा, लिपि, संस्कृति है, ये सब से उनको वंचित ना होना पड़े, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है तो उनको इन सब चीज़ों से वंचित ना होना पड़े। इसीलिए भारत के संविधान में निर्माण के समय ही अनुच्छेद 29 और 30 बना दिए गए थे। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक शब्द दिया गया है, तो असल में अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक शब्द को ना तो अनुच्छेद 29 में परिभाषित किया गया है और ना ही अनुच्छेद 30 में। तो अल्पसंख्यक को कहाँ पर फिर परिभाषित किया गया है? तो एक केस के अंदर डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को जो किसी राज्य की जनसंख्या में 50% से कम है उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। यानी अल्पसंख्यक की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। भटिंडा कॉलेज का जो केस है उसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो धार्मिक और भाषाई समुदाय हैं, अगर किसी भी राज्य में उनकी संख्या 50% से कम है तो वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 29 ये कहता है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। इसको जो अनुच्छेद 29 है उसके दो भाग या उपखंड कह लीजिए। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में या उसकी किसी भाग में निवासी नागरिकों के किसी विभाग जिनकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 29 का एक क्या कह रहा है खंड
कि भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से में अगर ऐसे व्यक्ति निवासी नागरिक हैं जिनकी एक अपनी विशेष भाषा है, उनकी एक विशेष लिपि है, एक विशेष संस्कृति है, तो उनको ये अधिकार होगा कि वो उसको बनाए रखे। दूसरा, राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था है, कोई ऐसा स्कूल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है और राज्य जो है वो उनको सहायता निधि देता है स्कूल का शिक्षा का संचालन करने के लिए, तो ऐसी शिक्षा संस्था जहाँ पर कि राज्य उनको अनुदान के रूप में, निधि के रूप में कोई सहायता उपलब्ध करा रहा है, तो ऐसे शिक्षा संस्थान जो हैं वो नागरिकों को धर्म के आधार पर या उनके मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर अपने यहाँ शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकते, यानी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 29 तो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, लेकिन 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की वो स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। तो अनुच्छेद 30(1) जो है वो क्या कहता है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का और उनको संचालित करने का अधिकार होगा। 30(1) का खंड 1 ये कहता है, निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थाओं को संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिए कोई विधि बनाते समय राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विधि जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगी और ना निरस्त करेगी। विधि द्वारा नियत उसके अधीन आधारित रकम ऐसी हो जो स्थापना के अधीन गारंटी किए गए अधिकार को निर्बंधित ना करे। मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, लिपि के स्कूलों की स्थापना करने का अधिकार होगा। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिमों को मदरसा संचालन करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए उनको संचालित करना है। और साथ में क्या कहा जा रहा है? 30(1) का उखंड जो 1 है वो ये कह रहा है कि अगर राज्य कोई विधि बनाती है तो शिक्षा संस्थाओं को प्रशासित करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाएगी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन के लिए या संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए, राज्य अगर विधि बनाती है तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि ऐसी विधि जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ख़त्म ना करे, ना उनके अधिकारों को निरस्त करे और ना ही उनको अपनी ये भाषा, लिपि और संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन के अधिकारों को रोके। तो ऐसी विधि बनाते समय राज्य सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी। फिर 30 का खंड 2 क्या है? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विरोध नहीं करेगी कि वह धर्म, भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अगर शिक्षा संस्थाओं को सहायता दे रही है राज्य सरकार,
तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको इस आधार पर सहायता देने से इनकार नहीं कर सकती कि वो धर्म या भाषा पर आधारित हैं। यानी अगर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सबको शिक्षा संस्थाओं को अगर सहायता दी जा रही है तो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं उनको भी सहायता देनी होगी। अनुच्छेद 30 में दिया गया अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ हमने 30 में ये पढ़ा है स्थापना और प्रशासन। तो स्थापना और प्रशासन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। स्थापना का अर्थ होता है अस्तित्व में लाना और प्रशासन का तात्पर्य है शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध अथवा प्रशासनिक समिति के चुनाव का अधिकार। अगर आप कोई शैक्षणिक संस्था खोल रहे हैं तो उसको आपको कैसे संचालित करनी है, कौन उसका प्रबंधक होगा, ये आपको तय करना है। और जो आप उसकी प्रशासनिक समिति बनाओगे उसको चुनने का अधिकार भी जो है वो उसी को होगा जो कि स्थापना कर रहा हो। शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार। अगर आप कोई टीचर रख रहे हैं तो टीचर को नियुक्त करने का अधिकार भी आपका ही होगा। प्रवेश देने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं के ही लाभ के लिए उसकी संपत्ति और परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार। ये प्रशासन के तात्पर्य को हम 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसका एक बहुत ही मशहूर केस है, फेमस केस है और ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 30 में संबंधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जो है समाज के अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक वर्ग के बीच समता को बनाए रखना है। यदि अल्पसंख्यक वर्ग को ऐसा विशेष संरक्षण नहीं प्रदान किया जाता तो इसका स्पष्ट अर्थ उनको समता के अधिकार से वंचित करना है। लंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 का यह मामला है। इस मामले में दिए गए एक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है और इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने का नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कानून से बाहर कोई भी गैर कानूनी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, सामाजिक कल्याण, कराधान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नैतिकता आदि से संबंधित सामान्य कानूनों का पालन अल्पसंख्यकों को भी करना पड़ता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। YouTube वीडियो के अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट में सारे मैटर को अच्छे से समझाना होता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया होता है क्योंकि आपका 45 से 50 मिनट का जो लेक्चर है उसको 10 से 15 मिनट के अंदर समेटना होता है। तो आप जब भी पढ़ाई करें या आप जब भी कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका बियर एक्ट या बुक अपने साथ में रखें ताकि आप उसको देखकर पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।